नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के इस अलर्ट जनरल प्रेस क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने इमरजेंसी के बहुत सारे प्रोविजंस को पढ़ा था। बेसिकली हम लोगों ने आर्टिकल 352 पे चर्चाएं की थी और 352 किन किन बेस पे लगाए जाते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि 352 के प्रभाव हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या पड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही डीप और बहुत लंबा है, इसीलिए मैं वीडियोस को पार्ट में बना रहा हूं ताकि आप लोग हर एक वीडियो को देखकर बहुत कम समय में एक बेहतरीन समझ ले सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑन इमरजेंसी है, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी है, यानी कि आपातकाल का प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आपातकाल के प्रभाव हमारे मूल अधिकार पर क्या पड़ते हैं। हम लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझा, कैसे आर्टिकल 19 सस्पेंड होते हैं, किन आधारों पे सस्पेंड नहीं होते हैं, या फिर किन आधारों पे सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे, उसके भी रीजंस हमने समझे बेसिक वे में। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि आपातकाल के जो प्रभाव हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार पर जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोगों ने एक बेसिक नॉलेज जो लेनी चाहिए वो हम लोगों ने ले। अब हम थोड़ा और फर्दर इसमें डीप जाएंगे। हम ये देखेंगे कि इमरजेंसी जब भी लगती है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 352 के बारे में। 352 जब भी लगती है, यानी कि आम बोलचाल में इसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपात कहते हैं। इसके पूरे देश में लग जाने पर या देश के किसी भाग में लग जाने पर हमारे फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उसे हम लोगों ने एक बेसिक वे में जाना। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ गवर्नेंस के जो पार्ट है, हमारे यहाँ जो शासन के जो अंग है, अंग है, ये किस तरीके से बर्ताव करते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की चर्चा का मेन फोकस पॉइंट रहेगा कि हमारे भारत में जो शासन के अंग हैं, गवर्नेंस के जो पार्ट है, उस पर आर्टिकल 352 का क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे भी पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड बांध देता हूं ताकि आप लोगों को एक समझ, एक सिस्टमेटिक वे में पता चले। तो मैं पहले बता देता हूं कि आपकी गवर्नेंस के जो हमारे पार्ट है, शासन के जो अंग हैं, वो कितने हैं और कैसे उनके स्वरूप। देखिए, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें मेंशन की गई है कि हमारे यहाँ जो शासन के अंग वो तीन: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। यानी हमारे यहाँ जो शासन के जो ये तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैं इन तीनों को एक फर्दर वे में बता देता हूं कि थोड़ी बहुत चर्चा इस पे कर देता हूं। जो हमारे यहाँ जो विधायिका होती है, केंद्र में इसे संसद कहा जाता है, और केंद्र में संसद के दो अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा अंग भी है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। केंद्र में जो हमारी विधायिका है उसे संसद कहते हैं, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहेंगे। इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा
और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। जो विधायिका होती है ना, इसका जो मूल काम है वो है कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण। विधि का निर्माण जो होता है, कानून का निर्माण किया जाता है विधायिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का जो काम होता है उन्हीं कानूनों को लागू करना। गौर से देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की जांच, संविधान की रक्षा, संविधान की व्याख्या करना। बहुत सारे काम है। बेसिकली न्यायपालिका कानून की जांच करती है। अब सोचिए, हमारे देश में जो शासन के ये 3 अंग हैं, इमरजेंसी के लगने पर विधायिका और कार्यपालिका की ताकतों में बहुत बदलाव आ जाता है। मैं आज इसी चीज पे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया कि केंद्र में विधायिका को संसद कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट। ये तो केंद्र में है। सेम यही प्रोविजन राज्य में भी होता है। राज्य में संसद नहीं कहलाता, राज्य की जो विधायिका है उसे विधानसभा कहते हैं। मैं इसे और क्लियर कर देता हूं। राज्य में जो विधायिका होती है उसे उसके भी 2 पार्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में ये 2 पार्ट हो, विधायिका के 2 अंग हो। जिस तरीके से हमारे यहाँ केंद्र में विधायिका के 2 अंग हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य में विधायिका के 2 सदन होते हैं। एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे अंग को कहते हैं विधान परिषद। इसे कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और इसे कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके जो सदस्य होते हैं उन्हें MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके जो सदस्य होते हैं उसे कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रहे कि जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधायिका के 2 अंग हो। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल विधायिका के सिर्फ 1 अंग होते हैं, विधानसभा, और कई ऐसे राज्य होते हैं जो विधायिका के 2 अंग होते हैं, विधान परिषद। हमारे बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। इसलिए ये बातें आप जान के रखिए। केंद्र में जो विधायिका है उसका कार्य है कि केंद्र के कानूनों का निर्माण करना। राज्य की जो विधायिका है इसका कार्य है राज्य के कानूनों का निर्माण करना। उसी तरीके से यहां पर शासन का एक दूसरा अंग भी होगा, वो है कार्यपालिका। जिस तरीके से केंद्र में हमने देखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसी तरीके से राज्य में भी विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा अंग न्यायपालिका है। सेम वही कार्य राज्य में भी होता है। संविधान में जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, उन विषयों पर कानून राज्य की विधायिका बनाती है। उन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य की कार्यपालिका के पास होती है। उन कानूनों की जांच
करने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका के पास होती है। तो हम लोगों ने अपने देश में शासन के इन तीनों अंग को एक रफ वे में समझा। अब हम जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी के लगने पर केंद्र की विधायिका किस तरीके से प्रभाव डालती है राज्य की विधायिका पर, केंद्र किस तरीके से राज्य के ऊपर हावी हो जाता है और राज्य की विधायिका और कार्यपालिका किस तरीके से बर्ताव करती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मेन फोकस है आपातकाल का प्रभाव, इसलिए फ्रेंड्स मैं इन सब के ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं बस रफ वे में इतना समझा दिया कि केंद्र में विधायिका जो है उसका काम है कानून का निर्माण करना, केंद्र में जो कार्यपालिका उसका काम है कानूनों को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम हम जानते ही हैं, हमारे संविधान का संरक्षक है, वो संविधान का व्याख्या करता है, कानूनों की जांच करता है, ये सारे काम। फ्रेंड्स, मैं अब इस टॉपिक के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहा हूं, सो आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा। आर्टिकल 353 का पहला क्लॉज, आर्टिकल 353 का पहला क्लॉज क्या कहता है? इसमें ये बातें मेंशन की गई है कि कार्यपालिका पर प्रभाव क्या होगा। कहां की कार्यपालिका? राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए कि हमारे देश में आर्टिकल 352 लग चुका है, यानी नेशनल इमरजेंसी देश में लग गई है या देश के किसी भाग में या किसी राज्य में लग गई। केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिकाई शक्ति जो है उसका विस्तार जो है, मैं थोड़ा एक संवैधानिक रूप में कह रहा हूं, इसे मैं सरल शब्दों में बताऊंगा कि केंद्र की जो कार्यपालिकाई शक्ति है यानी कानून को लागू करवाने की जो शक्ति है वो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति के ऊपर आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यहां हमने लिख दिया, राज्य सरकार की भी अपनी कार्यपालिका है, कानून लागू कराने का काम करती है, राज्य सरकार की कानून लागू कराने का काम करती है। तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, इसकी जो शक्ति है ना, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देने तक हो जाती है। यानी कि राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है वो केंद्र सरकार की कार्यपालिका के निर्देश के अनुसार कानून को लागू करवाएगी। सरल शब्दों में समझिए, राज्य सरकार कौन से कानून लागू करेगी ये चीजें केंद्र सरकार की कार्यपालिका डिसाइड करेगी। केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है वो निर्देश देगी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, कि आप इन इन कानूनों को इस समय लागू कीजिए, और ये बातें इसे माननी पड़ेगी। याद रहे, राज्य सरकार की जो विधानसभा है उसे भंग नहीं किया जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार की कार्यपालिका है उसको केंद्र सरकार की कार्यपालिका निर्देश देती है कि आप इन इन कानूनों को लागू करवाइए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आर्टिकल 353 का जो क्लॉज 1 है वो ये बताता है कि यदि देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई है तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है यानी केंद्र सरकार का वो अंग जो कानून लागू करवाता है उसकी ताकत इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो राज्य सरकार के कानून लागू करवाने वाले अंग जिसे कार्यपालिका कहते हैं उसे भी निर्देश देगी कि आप इन इन कानूनों को लागू कीजिए। ये हमारा आर्टिकल 353 में ये बात मेंशन। अब सुनिए,
अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखेंगे 350 के 1 में ही ये बात मेंशन है, राज्य की विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब देश में इमरजेंसी लगती है तो राज्य की विधानसभा पर केंद्र की विधानसभा का क्या प्रभाव पड़ेगा। केंद्र है, इसकी विधानसभा, केंद्र की विधानसभा कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना। और यहां राज्य है, राज्य की जो विधानसभा होगी, याद रहे, आप सोचिए जो केंद्र की केंद्र में जो विधायिका होती है, यानी कि संसद, जो कानून निर्माण का कार्य करती है, राज्य में कानून निर्माण का कार्य करने वाली इकाई को विधानसभा कहते हैं, और केंद्र में कानून निर्माण का कार्य करने वाली इकाई को विधायिका कहते हैं या संसद कहते हैं। आप सोचिए कि केंद्र सरकार का मूल कार्य क्या, केंद्र सरकार की, केंद्र की जो विधायिका है उसका मूल कार्य क्या है। केंद्र के विषयों पर कानूनों का निर्माण, वैसे सब्जेक्ट जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उन सब्जेक्ट्स पे केवल केंद्र की विधायिका कानून बनाती है। जैसे हमने बात किया रक्षा यानी डिफेंस, संचार यानी कम्युनिकेशन, करेंसी, बैंकिंग, इन सब सेक्टर पे ये सारे विषय जो है वो केंद्र के, और इन विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र की विधायिका के पास है। और कुछ ऐसे विषय हैं जैसे पुलिस, हेल्थ, कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य की विधानसभा उस पर कानून बनाती है। जब इमरजेंसी लगती है ना, इन दोनों के बीच में जो विधायी शक्ति कहने का मतलब, संविधान में ये बातें स्पष्ट जो की गई है कि इन इन विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा, इन इन विषयों पर कानून राज्य बनाएगा, ये चीजें सस्पेंड हो जाती है। अब केंद्र की विधायिका विधानसभा को निर्देश देगी और साथ साथ निर्देश के साथ ये भी कहेगी कि हम आपके सब्जेक्ट पर कानून बनाएंगे, और राज्य की विधानसभा कुछ नहीं कहेगी। यानी केंद्र की जो विधायिका की जो शक्ति है, केंद्र की जो लेजिस्लेचर की जो पावर है, वो राज्य की विधानसभा के ऊपर आ जाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है किसे, केंद्र की विधायिका को। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट जो भी है उसका कानून इमरजेंसी के पहले, उस पर कानून इमरजेंसी से पहले राज्य सरकार बनाती थी, यानी राज्य की विधानसभा बनाती थी, पर अब केंद्र की विधायिका कानून बनाएगी। यानी कि विधानसभा पर प्रभाव क्या पड़ता है कि विधानसभा निलंबित तो नहीं होती है, सस्पेंड तो नहीं होती है, उसे भंग तो नहीं किया जाता है, लेकिन जो राज्य सूची के जो विषय है, जो स्टेट लिस्ट के विषय, जैसे पुलिस स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का विषय, तो ये सारी चीजें, लैंड, जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, ये सारी चीज जो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून अब केंद्र की विधायिका कानून बनाना शुरू कर देगी। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बनाएगी। याद रहे, अभी तक हम लोगों ने दो बातें सीखी। पहला क्या, राज्य की जो कार्यपालिका है उसको केंद्र की कार्यपालिका निर्देश देगी कि आप इन इन कानूनों को इस तरीके से लागू कीजिए। साथ साथ ये भी होगा कि राज्य सूची के जो विषय है उस पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है
वो केंद्र के पास आ जाएगी। यानी स्टेट लिस्ट जो अब तक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते थे उन उन विषयों पर, अब उन विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी आ गई किसके ऊपर? केंद्र के ऊपर। केंद्र अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। यानी अब राज्य की विधायिका सिर्फ नाम की विधायिका रहेगी कानून बनाने के लिए, उसकी सब्जेक्ट पे कानून बनाने की शक्ति चली जाएगी केंद्र के पास। तो ये हम लोगों ने जाना है कि विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स एक बात जान के रखिए कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा भारत है, एक राज्य में आर्टिकल 352 लगा दिया गया है और केंद्र है मान लिया जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र जो है इस राज्य के लिए कानून बना रही है। अब तक ये राज्य मान लिया जाए, ये राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। उत्तराखंड की राज्य सरकार के पास अब ताकतें बची ही नहीं कि वो अपने विषय पर कानून बना सके। जो राज्य सूची के विषय है, स्टेट लिस्ट के विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर अब कानून केंद्र बना रहा है। लेकिन याद रहे यहां पर सोचने वाली बात है क्या, अन्य राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। भले पूरे देश में इमरजेंसी न लगी हो, लेकिन केंद्र सरकार के पास वो ताकतें आ जाती हैं जिससे ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि जिस राज्य में इमरजेंसी लगी है, केंद्र सरकार जरूरी नहीं है कि केवल उसी राज्य के लिए कानून बनाएगी, अन्य राज्यों के लिए भी कानून बना सकती है जिन राज्यों में इमरजेंसी नहीं लगी। अगर ये देश में इमरजेंसी लगी है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी राज्य में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो केंद्र सरकार केवल उस राज्य के लिए ही नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी कानून बना सकती है यदि केंद्र सरकार को देश हित में यदि ऐसा लगता है तो। ये बातें बतानी थोड़ी जरूरी थी। और अब एक बात बताता हूं कि जैसे केंद्र सरकार ने या इसको यूं कर दें कि केंद्र की विधायिका ने राज्य सूची पर जो कानून बनाए हैं वे कानून आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीनों तक लागू रह सकते हैं। और 6 महीने के बाद जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा, मान लिया जाए केंद्र सरकार ने किसी राज्य के राज्य सूची पर, यानी उस जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर केंद्र सरकार ने, केंद्र की विधायिका ने लॉ बना दिया। आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद वो लॉ 6 महीनों तक लागू रह सकते हैं। 6 महीने तक वो लागू रह सकते हैं। ये बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 354। इसमें जो बातें मेंशन की गई है कि जो राजस्व है, राजस्व का विभाजन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, संविधान ने ये ताकतें दी हैं, संविधान में ये बातें मेंशन है कि जो रेवेन्यू हमारे देश में कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू को केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच
बांटा जाता है। जो नियम बने हुए हैं ना, इन नियमों में, जो नियम बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, इन लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यदि चाहे तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का विभाजन है, रेवेन्यू का जो विभाजन है, पूरे देश में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जिसका उपयोग करके कोई भी देश या राज्य आगे बढ़ता है, भविष्य में तरक्की करता है, अपने राज्य में खर्च करके अपने राज्य की अर्थव्यवस्था, अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था, अपने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, बहुत सारी डेवलपमेंट को जो कर पाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो रेवेन्यू के ही मदद से होता है, राजस्व। वो जो राजस्व का जो विभाजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो संविधान में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उस विभाजन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, इमरजेंसी के दौरान बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार को कई अन्य कुछ जरूरत भरे काम उन्हें करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी जाहिर सी बात है, वॉर के आधार पर अगर मान लिया जाए इमरजेंसी हो गई है, तो केंद्र सरकार को अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉर जोन में, जो वॉरियर सब है, हमारे जो योद्धा सब है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी वहां पर बटालियंस जो फोर्स के लगे हुए, उन पर ज्यादा खर्च करने की केंद्र सरकार को जरूरत पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है कि राज्य सरकार को जो रेवेन्यू दिया जाता है वो उसमें शायद कमी कर दी जाए। हालांकि ये चीजें देश हित में है, इसीलिए ये बातें क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई है कि एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास इतनी ताकत है कि वो रेवेन्यू का जो बंटवारा है ना, उसमें उसके जो लॉ है, नियम जो बने हुए हैं कि किन आधारों पर ये बंटवारे होते हैं, उसमें बदलाव ला सकती है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात 354 का 2 में लिखा गया है, 354 के क्लॉज 2 में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डर निकालता है, किससे रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर निकालता है, राष्ट्रपति अगर कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, तो केंद्र की जिम्मेदारी है अपने दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में इस ऑर्डर को रखेगी। आर्टिकल 354 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर निकालती है रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यथाशीघ्र, याद रहे यथाशीघ्र का मतलब जल्द से जल्द, कोई टाइम लिमिट उसमें नहीं दिया गया, सिर्फ लिखा गया है हमारे संविधान में यथाशीघ्र, जल्द से जल्द दोनों सदनों में इस ऑर्डर को रखेगी। इन दोनों सदनों में इन ऑर्डर्स पे चर्चा होगी। ये बातें आर्टिकल 354 के क्लॉज 2 में लिखी है। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। फ्रेंड्स हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 83 का क्लॉज 2। पता है ये क्या कहता है? और ये एक ऐसा आर्टिकल है ना हमारे संविधान में, इमरजेंसी के प्रभाव में लोकसभा जो है और इसका यूज जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार ने की। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, ऐसे तो 5 साल होता है, पर 1 वर्ष बढ़ा सकती है। केंद्र चाहे तो वो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है, और लगातार वो बार बार 1 वर्ष बढ़ा सकती है जरूरत के हिसाब से।
और याद रहे कि आपातकाल के खत्म हो जाने के बाद वही लोकसभा अधिक से अधिक 6 महीने के बाद स्वतः खत्म हो जाएगी। मान लिया जाए कि इमरजेंसी लगी और 5 साल का, जब लोकसभा अपने 5वें साल में थी, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, जैसे अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये लोकसभा 2029 तक सस्टेन करेगी। मान लिया जाए कि इसी पीरियड में 2029 में ही इमरजेंसी लग गई, तो केंद्र के पास इतनी ताकत है कि वो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकती है। इसी चीज का यूज और इस चीज को परमानेंट करने की कोशिश की गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कानून में अमेंड भी कर दिया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का होगा। ये इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किए थे। 1975 की इमरजेंसी का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था, जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 83 का क्लॉज 2 ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी पीरियड जो है लोकसभा का, वो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और इमरजेंसी के खत्म होने के बाद वही लोकसभा जो है मैक्सिमम 6 महीने तक सस्टेन करेगी। उसके बाद अपने आप वो लोकसभा विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही 5 साल का टर्म पूरा हो जाने पर लोकसभा तो ऐसे ही स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर उसी लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात तो हमारे आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में दिया गया। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि केंद्र को ये ताकतें हैं कि वो राज्य सरकार के कार्यकाल को भी बढ़ा सकती है, यानी राज्य में जो विधायिका है उसकी भी कार्यकाल को बढ़ा सकती है। ये निर्भर करता है केंद्र के ऊपर। केंद्र यदि चाहे तो इमरजेंसी के टाइम पर राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य में जो विधायिका है, उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है अपने अकॉर्डिंग। बेसिकली आपको ये जानना है कि केंद्र में जो लोकसभा है, उस लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ा सकती है। आर्टिकल 83 का क्लॉज 2 में ये बातें मेंशन की हुई है। इमरजेंसी का प्रभाव हम लोगों ने अभी तक जाना कि कार्यपालिका पर क्या पड़ता है, यानी राज्य की कार्यपालिका पर क्या पड़ता है, राज्य का जो विधानमंडल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अभी जस्ट कहा कि राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। मैंने अभी भी इससे पहले कुछ देर पहले ये बातें कही कि जो राज्य की कार्यपालिका है उस पर केंद्र की कार्यपालिका का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों ने उसे भी देखा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने जाना है कि इमरजेंसी के लगने पर केंद्र सरकार का बर्ताव, केंद्र सरकार की शक्ति का बर्ताव राज्य सरकार के ऊपर किस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, किस तरीके से राज्य सरकार की कार्यपालिका अब केंद्र सरकार की कार्यपालिका के तहत काम करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देगी, गाइडलाइंस देगी कि आप कानूनों को इस तरीके से लागू कीजिए। साथ साथ जो केंद्र की जो लेजिस्लेचर है, यानी केंद्र की विधायिका है, वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाएगी। ये बातें भी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बातें भी क्लियर मेंशन है कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो अब तक अपनी स्टेट लिस्ट पर जो लॉ बनाती थी, अब उस लिस्ट पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी और ताकत केंद्र की विधायिका के पास चली गई। और इमरजेंसी के खत्म होने के बाद वही लॉ जो राज्य के किसी सब्जेक्ट पर बनी थी केंद्र की विधायिका के द्वारा, वो लॉ 6 महीने तक लागू रह सकते हैं। 6 महीने के बाद वो लॉ समाप्त हो जाएंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने जाना, इमरजेंसी आर्टिकल 352 को बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। 352 के प्रभाव हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या पड़ते हैं, 352 के प्रभाव जो अभी हम लोगों ने पढ़े कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इसके बेसिकली क्या पढ़ते हैं, उसे हम लोगों ने एक रफ वे में समझा। फ्रेंड्स, आप इन मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं जो लिंक एक दूसरे से, जैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस के जो लिंक है, जैसे हमने अपने पहले वीडियो में ये डिस्कशंस किया है कि आर्टिकल 352 क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल 352 के इफेक्ट क्या पड़ते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। आज हम लोगों ने
कुछ अलग वे में जाना कि आर्टिकल 352 के इम्पोज होने पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र है, केंद्र की जो विधायिका है उसकी ताकतें कैसे बढ़ जाती है, केंद्र की जो कार्यपालिका है उसकी ताकतें कैसे बढ़ जाती है, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका किस तरीके से केंद्र की बातों को मानने के लिए मजबूर है, उन बातों पे हम लोगों ने जाना। आने वाले वीडियोस में हम हम आर्टिकल 356 की ओर जाएंगे और हम लोग स्टेट इमरजेंसी को पढ़ेंगे कि राज्य में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को नहीं चला रहा है तो राष्ट्रपति के पास ये ताकत है और राष्ट्रपति को ये बात सेटिस्फेक्शन लग जाती है, पता चल जाती है, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति को स्वयं ये बात पता चले या स्वयं ये बात को समझ ले कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, तो हम वहां पर जनरल बोलचाल में जो कहते हैं राष्ट्रपति शासन वहां लगा देंगे। उस बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो जो मेरी अपलोड होगी वो जल्द अपलोड मैं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे वीडियो अपलोड करूं। कुछ व्यस्तता के कारण जीवन में व्यस्तता आ जाती है, थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं किसी दिन स्किप कर जाता हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन एक ना एक वीडियो में लाऊं और मैं अगले वीडियो में अभी मैं इमरजेंसी के टॉपिक को रेगुलर रखूंगा। आने वाले वीडियो को मैं आर्टिकल 356 के आधार पर क्लियर करूंगा और फिर लास्ट इमरजेंसी जो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ रफ वे में जाना है कि आर्टिकल 360 जो अब तक नहीं लगी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इमरजेंसी के टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर इमरजेंसी की कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बातें सुनेंगे, कोशिश करेंगे इस पर डिस्कस करने का। और फिर इसी तरीके से हम अपने पॉलिटी के सेगमेंट को अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का ये जो मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रयास सफल रहे। आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है बराबर और यही प्यार मुझे अंदर से ताकत देता है कि मैं अगली वीडियो में और मेहनत करूं। ये मेरा एक छोटा सा सरल प्रयास है आप सभी तक पॉलिटी और अन्य विषयों की जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाने का। आप सभी का प्यार मुझे हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।